अच्छा, ये रूल 42 एंड 43 कब एप्लीकेबल होता है? जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई दोनों करते हैं। अब जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों करेंगे तभी रूल 42 43 के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल होगा। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जैसलमेर में और उसका प्रेस रिलीज आया। और उस प्रेस रिलीज में जितने भी चेंजेस आए हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस। तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं आपके साथ। तो ये डॉक्यूमेंट हम लोग अपने वेबसाइट taxbykk.com में अपलोड भी कर देंगे। और इसमें हमने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट कमेंट्री है, जो कमेंट्री की जो भी समरी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे टैक्स रेट चेंजेस ऑन गुड्स, जो पॉपकॉर्न के बारे में, तो ऐसा करके लिख दिया और ये पूरा लिखा हुआ है। और लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे जो डिटेल्ड में जो भी कुछ लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। और उसको हमने हाईलाइट येलो कर दिया है, पता रहे क्या पढ़ना है। अब ये तीसरा पढ़ते हैं हम लोग आपके साथ। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अच्छा, आप लोगों को याद है कि एक एग्जम्पशन दिया जाता था डिक्लेयर टैरिफ के, या डिक्लेयर टैरिफ के बेसिस पे रेट डिसाइड होता था। तो वो कह रहे डिक्लेयर टैरिफ के बेसिस पे रेट डिसाइड नहीं करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू के बेसिस पे, यानी कि इनवॉइस में जो आपने वैल्यू शो किया उसके बेसिस पे रेट डिसाइड हो। To omit the definition of declared tariff and suitably amend the definition of specified premises from the services rate and exemption notification to link it with actual value of supply of any unit of accommodation provided by the hotel. और ये section 15 के भी according है. And to make the rate of GST applicable on restaurant services in such hotels for a given financial year dependent upon the value of supply of units of accommodation made in the preceding financial year. अब उस होटल के अंदर अगर रेस्टोरेंट है तो उस पे 18% विद आईटीसी इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 7500 फॉर एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 5% विदाउट आईटीसी। अब ये एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो जैसे जीटीए में डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वैसे यहां भी डिक्लेरेशन दे दीजिए। फर्दर टू गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन होटल्स एट द रेट ऑफ 18% विद आईटीसी इफ द होटल सो चूजेस by giving a declaration to that effect on or before beginning of the financial year or on obtaining registration, the above changes will be made effective 1st April 2025 to avoid any transition. अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तो क्या उसको ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए सर, उसके लिए तो स्पेसिफिक है 5%। करेक्ट है। होटल रेस्टोरेंट के पास ऑप्शन आ गया क्या, 18% एंड 5%। यहाँ आईटीसी मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। करेक्ट है। मैं क्या सोच रहा था, ये इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किराए पे लेंगे तो उसके ऊपर आरसीएम लेके आ गए वो। हेलो, और वो आरसीएम अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसका अगर आप 5% में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप मुझे ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम देना है, तो मुझे 18% का मुझे ऑप्शन दे दीजिए, मैं उसका आरसीएम में टैक्स पे करूंगा और इधर क्रेडिट लूंगा। ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट के अंदर होटल है और होटल किराए पे है, उसके ऊपर तब तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ही करेगा 18% में जाने के लिए। क्या कहते हैं, कोई आइडिया जो होटल इंडस्ट्री जिसका क्लाइंट है? रेट नोटिफिकेशन देखिए, ये जो रेट नोटिफिकेशन है अकोमोडेशन इन होटल गेस्ट हाउस, ये देखिए यहाँ पर सब जगह इन्होंने डिक्लेयर टैरिफ लिखा। अभी डिक्लेयर टैरिफ से ये करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जहां जहां डिक्लेयर टैरिफ तो एक चेंजेस आएगा। रेस्टोरेंट का कहां पर होगा? इसी में फूड भी तो है, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, अकोमोडेशन होटल दिस फूड का कहां? चलिए, ये 5AB कमर्शियल प्रॉपर्टी का आरसीएम है और इन्होंने कह दिया कि कंपोजिशन वाले को ये एप्लीकेबल नहीं है। टू एक्सक्लूड टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवाई स्कीम फ्रॉम द एंट्री सीरियल नंबर 5AB introduce wide notification wide which renting of any commercial oblique immoral property other than residential dwelling by unregistered person to registered person was brought under reverse charge mechanism. Further to regularize, अगर आपने पे कर दिया है कंपोजिशन वाले ने तो obviously as is where is based। तो ये इन्होंने कंपोजिशन के लिए तो इसलिए लिया है क्योंकि इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आप रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए, रेस्टोरेंट जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है वो कंपोजिशन लेवाई में, और जो मोर देन 1.5 करोड़ है वो नॉर्मल की तरह जाएगा। यहां भी 5% का रेट है, यहां भी कंपोजिशन में रहेगा तो भी 5% का रेट है। करेक्ट है। अब अगर दोनों जगह 5% का रेट है, अगर आरसीएम में किराया दे रहा है तो यहां इसको आरसीएम में पे करने की जरूरत नहीं है कंपोजिशन लेवाई को, और यहां इसको कंपोजिशन पे करने की जरूरत
यहाँ ये आरसीएम में पे करेगा लेकिन क्रेडिट नहीं ले पाएगा। हेलो, समझे आप? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, जिन रेस्टोरेंट का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और वो नॉर्मल में है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मुझे याद है हमने अपने एक सेशन में कहा था कि एक रेस्टोरेंट वाला के ऊपर 5% लगेगा ही, चाहे कंपोजिशन में हो या नॉर्मल में हो, क्या फर्क पड़ता है? आईटीसी दोनों जगह नहीं मिलना है, तो बेटर है नॉर्मल में आ जाए। तो मे बी अप टू 1.5 करोड़ वाला अगर नॉर्मल में है तो इट इज बेटर टू अवॉइड दिस आरसीएम टू शिफ्ट टू कंपोजिशन लेवाई। सर हाँ जी सर, रेस्टोरेंट मतलब कंपोजिशन तो 50 लाख तक ही मिलेगा, अगर वैसे भी हम देखें तो ये तो सर्विस है नहीं, ना। 1.5 करोड़ है ना, तो वो सर्विस अदर देन फूड का 50 लाख है, लेकिन फूड वाले में तो नॉर्मल शुरू से चलाता रहा, वो 1.5 करोड़ ही है। नहीं नॉर्मल, और वैसे भी अगर आरसीएम आता है तो अगर सामने वाला चार्ज करता है 18% तो हाँ, अगर कंपोजिशन में है तो आपको आरसीएम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इमोल प्रॉपर्टी पे, लेकिन नॉर्मल में तो आरसीएम देंगे भी और क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अप टू 1.5 करोड़ वाले को नॉर्मल से कंपोजिशन में शिफ्ट करने में ही भलाई है। या फिर ये जब नोटिफिकेशन लेके आ रहे थे, ये वाला जो अमेंडमेंट वो लेके आएंगे, वहां पर वो कह देते हैं जिनको भी आईटीसी जिनका ब्लॉक्ड है उनको ये आरसीएम देने की जरूरत नहीं है, वो ये कह सकते थे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है। पर रेस्टोरेंट के केस में आप जो 1.5 कह रहे हैं ना, वो एक बार देखना पड़ेगा। आई डाउट। नहीं, यही है जितेंद्र जी, यही है। वो तो शुरू से तीन बिजनेस थे ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर कुछ था जो फूड सप्लाई था, वो तो शुरू से। अदर देन फूड में 50 लाख का लिमिट। ठीक। एनी अदर ओपिनियन? चलिए, अच्छा याद है आप लोग को हमने ओल्ड एंड यूज व्हीकल का कहा था मार्जिन मनी पे टैक्स लगेगा, या तो 18% लगेगा या 12% लगेगा एसयूवी अदर देन एसयूवी। तो इन्होंने सब 18 और 12 का ये सिस्टम ही खत्म कर दिया, सिर्फ ओल्ड एंड यूज व्हीकल। तो टू इंक्रीज जीएसटी रेट फ्रॉम 12% टू 18% ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स इंक्लूडिंग ईवीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड एट 18%, सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज पेट्रोल व्हीकल्स ऑफ इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी और मोर एंड लेंथ ऑफ दिस डीजल कुछ लिखा हुआ पता नहीं, जीएसटी इज एप्लीकेबल। अच्छा, और ये मार्जिन मनी लिखा, तो ये 12 से 18 हो। इसमें वो कुछ ऐड कर रहे हैं शेड्यूल 3 में। आप लोग याद है बॉन्डेड वेयर हाउस, जो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से मान लीजिए आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, बॉन्ड वेयर हाउस में रख दिया, फिर वेयर हाउस से कहीं और बेच दिया, तो बॉन्डेड वेयर हाउस से जो भी आप बेचेंगे तो वो नो सप्लाई में आ। उसी तरह से ये डबल ए क्लॉज इंसर्ट कर रहे हैं सेम पैराग्राफ 8 शेड्यूल 3 में 1 जुलाई 2017 से टू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दैट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन टू एनी पर्सन, supply of goods warehoused in special economic zone or free trade warehousing zone to any person before clearance of such goods for exports or to DTA shall be treated neither as supply of goods nor supply of। ये है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी वेयर हाउस होता है क्या? और ये कैसे काम करता है? एनी आइडिया? महेश कुमार जी, आपको आइडिया है इसका? सर, वेयर हाउस तो ट्रेडिंग का एक फैसिलिटी हो गया, तो क्योंकि वेयर हाउस रखा है तो इसका मतलब इट इज ओनली फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, वेयर हाउस मीन्स ओनली फॉर ट्रेडिंग। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। ये देखिए वेबसाइट भी, SCZ and FTWZs in India are designated areas aimed at promoting economic activities and facilitating international trade. SCZ offer tax incentives and streamline to international trade is a method of economic transaction between international entities and is an example of economic linkage. International trade is referred to as exchange of what is SCZ, DTA, guidelines, free trade. Free trade warehousing zone means a special economic zone wherein mainly trading and warehousing and other activities related thereto are carried on. Warehousing normally done on behalf of a third party while trading is done by the SCZ unit itself. What are the incentives and facilities offered to the units in SCZ for attracting 2N of SCZ Act? Free trade warehousing zones means a special economic zone wherein mainly trading and warehousing and other activities related thereto. हेलो, FTWZs are essentially designated areas in SCZ that allows business to import, store and re-export goods without paying custom duties and tax. अच्छा, ये बनाए गए ट्रेडिंग के लिए है। हाँ जी, फ्री ट्रेड जोन नाम रखा है सर उसका। हाँ, फ्री ट्रेड जोन ही नाम रखा है, ठीक है। These zones facilitates various warehousing services। तो एक तरह से ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस हो गया।
एक तरह से तो कस्टम बॉन्डेड ही वेयर हाउस हो गया। फॉरेन कंपनीज कैन एस्टैब्लिश यूनिट्स इन FTWZ with 100% FDI approved via the automatic route. The legal framework for FTWZ is governed by SCZ Act 2005 and SCZ Rules 2006. Additionally, Ministry this. अच्छा, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस कस्टम्स के कंट्रोल में, ये किसके कंट्रोल में है? FDI। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कंट्रोल में रहता है सर, SCZ। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहता है सर, तो महाराष्ट्र सेक्शन 65 में। महाराष्ट्र आर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आर्शिया नॉर्दर्न FTZ। पता है किसी को ये कहाँ है? ये लोग अदानी मुंद्रा पोर्ट एंड SCZ। The FTWZ is a part of a larger multi-product special economic zone at Mundra port. In late 23, DP World proposed investment of 20 billion to establish FTWZ at Kandla in Kutch. अच्छा, issues पर car rate change it is applicable from the notification date. Second-hand car sale. Arvind ji, your voice is not coming correctly. Second-hand car sale, whether it is applicable from notification date. Which one? Second-hand car sale. Change of rate. हाँ. Yes, notification. अच्छा, वाउचर्स पे एक इशू पहले था कि वाउचर जब इशू करेंगे तब टैक्सेबिलिटी आएगा, या फिर वाउचर को जब रिडीम करेंगे तब टैक्सेबिलिटी आएगा। ये वाउचर के सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने खत्म ही कर दिया। In a significant move to address long-standing concern regarding the taxability of vouchers under GST, the GST Council made the following recommendation: to omit Section 12 subsection 4 and 13 subsection 4 from CGST Act and Rule 32 subsection 6 from CGST rules to resolve ambiguities in treatment of voucher, to issue clarification on the following issue. अब मैं आप एक बात बताइए, वाउचर की टैक्सेबिलिटी वैसे आती कब थी? अब देखिए, वाउचर्स की टैक्सेबिलिटी को रूल सबसे पहले मैं देखता हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर एक 12 सबसेक्शन 4 है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। तो इन केस ऑफ सप्लाई वाउचर्स बाय सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी आइडेंटिफिएबल गुड्स है द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम इस पर टैक्स हो गया। तो मैंने आपको वाउचर इशू किया दिसंबर में, आप गुड्स रिडीम कर रहे हैं जनवरी में, तो दिसंबर में ही वाउचर टैक्सेबल हो जाए। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिफाइबल गुड्स है तो जब आप रिडीम करेंगे तब टैक्सेबल। और इसी तरह से सर्विसेज में भी था, आइडेंटिफिएबल सर्विस द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, नॉन आइडेंटिफाइबल सर्विस द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है? बोला कि जितने रुपए का गुड्स आप रिडीम करेंगे उतने रुपए पे वैल्यू लगेगा। वो रूल 32 सब रूल, द वैल्यू ऑफ ए टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टाम्प which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both redeemable against such token voucher this। अब देखिए प्रॉब्लम किस इंडस्ट्री में आ रही थी। ये जितने भी ये टाटा स्काई, डिश टीवी टाइप के इंडस्ट्री थे, वहां वाउचर्स वो अपने डीलर्स को देते थे, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में वाउचर्स का आदान प्रदान होता होगा। ये वाउचर्स की टैक्सेबिलिटी अब कैसे होगा? ये तो एक तरह से डिस्काउंट कूपन था, एक एक्सचेंज कूपन था, तो इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कब होगी? तो इस पूरे वाउचर्स में जितनी भी टैक्सेबिलिटी थी 12(4), 13(4) और रूल 32 सब रूल 6, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे डिलीट करेंगे अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी बताएंगे आप? वाउचर्स की टैक्सेबिलिटी को पूरी तरह से हटा दिया, अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? मान लीजिए ए ने बी को एक वाउचर दिया, बोला कि अगर टारगेट पूरा कर लोगे या कुछ और कर लोगे तो अब मैं आपको एक वाउचर दे रहा हूं जिसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, और ये आप 10,000 रुपए है। ये एक स्टोर है, यहां जाके आप कोई भी कपड़े खरीद सकते हैं 10,000। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो मैं आपको 10,000 रुपए का वाउचर, और ये वाउचर मैंने मान लीजिए दिसंबर को दिया और जनवरी में रिडीम कर रहा है। आइडेंटिफिएबल गुड्स है तो ये वाउचर की वैल्यू 10,000 दिसंबर में ही टैक्स, अब ये हट गया है। अब ये टैक्सेबिलिटी कैसे हो? At the time of redemption, जनवरी में। अब जब भी वो रिडीम करेगा तो मैं ये वाउचर्स को पूरे सिस्टम से अगर हटा देता हूं जीएसटी, और ये ए बी को कहता है कि 1 लाख का टारगेट पूरा कर लोगे तो 10,000 का वाउचर दूंगा। ए इनवॉइस कितने रुपए का करेगा? 1 लाख का, फिर वो क्रेडिट नोट कितने रुपए का दे देगा? 10,000 का। करेक्ट है ना? 15 सबसेक्शन 3 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जब ये वाउचर लेके इसको रिडीम करवाएगा तो ये जो स्टोर वाला है इसको 10,000 रुपए का गुड्स देगा, करेक्ट? इस बी को बेचेगा, ये तो फ्री में ले लेगा निल, लेकिन इसको 10,000 रुपया किसी थर्ड पार्टी से मिल रहा है, यानी कि ए से मिल रहा है, तो कंसिडरेशन तो है ही। तो ये इस 10,000 रुपए पे जीएसटी देगा, करेक्ट है ना? हेलो जी सर। और कोई ओपिनियन?
सर अगर सप्लाई होता है तो ये जनरली क्या होता है सर, सपोज कोई कंपनी है, हाँ। वो इसका अपनी एम्प्लॉय को वाउचर्स दे देती है कि ये वाउचर्स आप कोई भी स्टोर्स में जाके रिडीम करा सकते हो। तो ठीक। वो केस में जब कंपनी वो पर्टिकुलर जो सपोज स्टोर वाले से ही वो वाउचर्स परचेज करती है, तो वो ट्रांजैक्शन निकल गया अभी सप्लाई की डेफिनेशन से, क्योंकि वाउचर्स वुड बी कंसीडर्ड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, फिर कंपनी एक मिनट, कंपनी इस ए से वाउचर खरीदा, मान लीजिए 2 लाख का खरीदा, और यही हाँ। वाउचर इसने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एम्प्लॉयज जब वाउचर्स लेके ए के पास जाएंगे परचेज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज, हाँ हाँ, तो वो केस में जब सप्लाई होगा तब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो करेक्ट करेक्ट, तब कई बार ऐसा होता है कि वाउचर्स मिलने के बाद भी एम्प्लॉय वो रिडीम नहीं कराते करेक्ट, और वो लैप्स हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, यस, तो वो केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और कुछ, और किसी को कुछ कहना हो तो अब ये सारा 12(4), 13(4), 32(6) ये सब डिलीट हो गया, तो वाउचर की टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं। ट्रांजैक्शन इन वाउचर शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कैसे पॉसिबल है? ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको डिलीट करने से ये हो जाएगा कि शेड्यूल 3 में डालना होगा? शेड्यूल 3 में डालेंगे सर ये, क्योंकि ये 12(4) टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन को डिलीट करने से, वैसे तो वैल्यूएशन डिलीट कर दिया तो जब कंपटीशन मैकेनिज्म खत्म तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन इसको कहीं डालना तो चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डाल दे। Distribution of vouchers on principal to principal basis shall not be subject to GST. However, where vouchers are distributed on principal to agent basis, the commission / fee or any other amount charged by the agent for such distribution is taxable under GST. तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल टू एजेंट में भी वो सिर्फ सर्विस कंपोनेंट कमीशन एलिमेंट ही टैक्सेबल है, पूरा वैल्यू टैक्सेबल। और ये वैसे ही समझ लीजिए जब फॉरेन एक्सचेंज आप रुपीज के बदले डॉलर लेते हैं तो उसका सिर्फ कमीशन एलिमेंट ही टैक्सेबल। एडिशनल सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, customization and technological support, customer support, etc. related to vouchers would be liable to GST on the amount paid for this service. Unredeemed vouchers would not be considered as supply under GST and no GST is payable on the income booked in the accounts in respect of breakage. Okay, जो आप बता रहे थे, ये कैसे आएगा? इसके लिए तो मुझे लगता है काफी लॉ में चेंज करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि वाउचर्स मैंने मान लीजिए किसी स्टोर से खरीदे, रिलायंस के किसी स्टोर से खरीदा और मैं अपना भी ब्रांडिंग कर रहा हूं उसमें, तब बोल रहा है टैक्सेबिलिटी आएगी। ये कैसे होगा? ये जैसे एग्जांपल के रूप में कोई स्टोर का नाम बताएंगे? मान लीजिए क्रोमा है, अदानी ग्रुप क्रोमा से वाउचर खरीदता है और क्रोमा वो कहता है जो आप वाउचर देंगे उसमें अदानी भी प्रिंट होना चाहिए, को ब्रांडिंग, और वो एम्प्लॉय को देता है, बोल रहा है अब इस पर टैक्सेबिलिटी आएगी। कैसे आएगी टैक्सेबिलिटी? इसको भी टैक्सेबिलिटी नहीं लाते तो अच्छा होता। अदानी ने को ब्रांडिंग किया तो को ब्रांडिंग इसे डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर अलग से टैक्स लगा देते। लेकिन पूरे के पूरे क्या वाउचर वैल्यू पर टैक्स लगा देंगे? 12(4), 13(4) और 32(6) तो डिलीट हो गया। एनी आइडिया? सर इसमें तो लिखा है ना, टू इश्यू क्लैरिफिकेशन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, तो इस पे ये लोग निकालेंगे डिटेल, ABCD करके लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये इनकम्प्लीट है सर। करेक्ट। लेकिन हम लोग सोचना चाह रहे थे इनके क्लैरिफिकेशन। एडिशनल सर्विसेज सच एज एडवर्टीजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, कस्टमाइजेशन, टेक्नोलॉजी वुड बी लेवेबल टू GST ऑन द अमाउंट पेड फॉर। अच्छा ठीक तो हो गया, अमाउंट पेड फॉर दिस सर, यस, डिफरेंट माना जाएगा और टैक्सेबिलिटी पूरे वाउचर्स पे फिर भी टैक्स नहीं कर रहे हैं। वो जो को ब्रांडिंग किया वो सेपरेट सर्विसेज मान के टैक्स कर, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन थ्रू द सर्कुलर्स टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट 9(5). अच्छा, ये रूल 42 एंड 43 कब एप्लीकेबल होता है? जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई दोनों करते हैं। अब जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों करेंगे तभी रूल 42, 43 के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्सल होगा। और इसमें एक एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में एक बात लिखी हुई है कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई RCM में है, हेलो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई RCM में है तो इस आउटवर्ड सप्लाई जो RCM है इसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे, करेक्ट है? हेलो, अब इसमें अब आउटवर्ड सप्लाई RCM में कौन कौन से आते हैं? 9(3) आता है और 9(4) आता है, लेकिन 9(5) नहीं आता है। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि द GST काउंसिल रिकमेंडेड दैट नो प्रोपोर्शनल रिवर्सल ऑफ ITC अंडर दिस is required to be made by the e-commerce operator in respect of supply for which they are required to pay tax under section 9 subsection. Any opinion? अच्छा,
इसको देखिए, वर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है। क्लॉज बी का जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा व्हेन यू हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। करेक्ट है? आपको हम लोग का सेशन याद होगा तो आपको याद होगा रिसीव्ड का मतलब क्या है। रिसीव्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल रिसीव, या फिर मेरे कंट्रोल में आ गया तो भी रिसीव मान लेंगे। और ये रिसीव कहां होना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, और मैंने इसको कहा कि लखनऊ मत उतारो, कानपुर उतार लो, तो कानपुर उतर गया। अब जब कानपुर उतर गया तो मुझे मेरा क्रेडिट डिनाई करता था ऑफिसर। हम लोग ये प्ली लेते थे भैया मेरे जब कंट्रोल में आ गया तो उसको हम रिसीव मान लेंगे। करेक्ट है ना? आप ये भी याद कीजिए, जब हम लोग कहते थे कि मान लीजिए कलकत्ता से दुर्गापुर माल चला और मैंने अपना ट्रक लेके गया 31 मार्च, और मैंने ये सामान अपने ट्रक में यहां पर डाल लिया। अब ये आराम से पहुंच रहा है दुर्गापुर 2 अप्रैल 3 अप्रैल, तो मैं क्रेडिट किस मंथ में लूंगा? मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में? मार्च में सर। मार्च में, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कंट्रोल में जब गुड्स आ गया तो मैं उसको रिसीव मानूंगा। अब और मैंने कलकत्ता में डिलीवरी ली और फिर कलकत्ता से ही कहीं और बेच भी दिया, फिर मेरा क्रेडिट डिनाई होता है कि नहीं नहीं आपके पास तो पहुंचना चाहिए। तो इन्होंने एक काम तो किया है वर्स कॉन्ट्रैक्ट में। The GST Council recommended to clarify that an ex-works contract where goods are delivered by the supplier to the recipient or a transporter at the supplier's place of business and the property and goods transferred to the recipient at that point, the goods are considered to be received by the recipient under this clause. The recipient may claim ITC on such goods subject to the conditions outlined in this. मुझे आप लोग का ओपिनियन चाहिए, जो हमने बोला उसके ऊपर कुछ एडिशन। रिसीव का मतलब मेरे कंट्रोल में आ गया, चाहे कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो खैर वर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, मुझे तो लगता है हर एक बिजनेस में ये इक्वली अप्लाई होना। एनीवन, देखिए पहले प्री जीएसटी रिजिम में एक्साइज के जमाने में देयर वाज ए प्लेस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेवाई हो गया, फिर वहां से रिमूवल होगा तो आपको जीएसटी देना है, फिर फैक्ट्री के अंदर गुड्स आ जाएगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। ये सब तमाम चीजें एक्साइज एक्ट में लिखी हुई थी। जीएसटी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखिए रिसीव गुड्स वेयर नहीं लिखा हुआ है। प्लीज अरे कहिए कुछ, कोई एग्जाम्पल सोच लीजिए जहां पर आप लोग के पास नोटिस आया और क्रेडिट डिनाई हुआ सिर्फ इसके बेसिस पे बिकॉज द गुड्स वर रिसीव्ड एल्सवेयर। ये तो सर ऐसा भी होता ही है ना, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। हाँ, बिल टू शिफ्ट में तो होता ही है। उसमें कहाँ मतलब एक्चुअल डिलीवरी कहाँ मिलती है? लेकिन वहां लिखा हुआ ना, लेकिन जो चीजें नहीं लिखी हुई उसके बारे में सोच। मतलब ये तो अच्छा है कि क्लैरिटी ला दी उन्होंने लॉ में ही। अदरवाइज क्या है कि ऑफिसर इसका मिसयूज बहुत करते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ वर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ तमाम इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने दुर्गापुर और कलकत्ता का एग्जांपल लिया, मेरे कंट्रोल में आ गया, आप क्यों बिल ई वे बिल मांग रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी जगह में आनी चाहिए। चलिए, या तो लॉ में वैसा चेंज ले आए, या प्लेस वहां लिख दीजिए रिसीट ऑफ गुड्स इनसाइड योर प्रीमाइसेस, ऐसा लिख दीजिए। आपने लिखा भी नहीं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग 9C and providing waiver of late fee on delayed furnishing of 9C for the period 17-18 to 22। मैं इसको पढ़ने से पहले आपसे एक पूछना चाह रहा हूं। 9C ये फाइल हो गया, ये नहीं फाइल हुआ, ये नहीं फाइल हुआ तो ये तो फाइल होगा नहीं। हेलो यस सर। ये फाइल होगा ही नहीं, और ये भी फाइल नहीं हुआ, ये भी फाइल नहीं। अब ये रिलीफ दे रहे हैं कि अब मुझे ये फाइल हो गया, ये 9C फाइल नहीं हुआ। आपको याद है कुछ कोर्ट केसेस आए कि 9C पे तो लेट फी लगी नहीं सकती है क्योंकि 9 फाइल्ड है। हेलो, हाँ सर। अब ये कह रहा है कि 9C का लेट फी माफ कर रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि 9C में तो लेट फी लगी नहीं सकती। The GST Council recommended to clarify through a circular that late fee under section 47 subsection 2 is leviable for the delay in filing the complete annual return under section 44। देख लीजिए, शब्द ही इन्होंने चेंज। complete annual return under section 44(2) which includes form 9 and form 9C where applicable for the annual returns pertaining to the period 17-18 to 22-23। The GST Council also recommended to issue notification under section 128 for waiver of the amount of late fee for delayed filing of 9C which is in excess of the amount of late fee payable till the date of filing of 9 for the said financial year provided the said 9C is filed on or before 31st March 20। Important है कि चलिए 9C कैसे इसको, अब देखिए ये क्या क्लैरिफिकेशन है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये मतलब डिपार्टमेंट ये मानता है कि एनुअल रिटर्न का मतलब 9 एंड 9C दोनों है, और अगर आपने सिर्फ 9 फाइल किया और 9C का लेट फी मांगा जा रहा है और कोर्ट कह रहा है 9C पे तो लेट फी लगता ही नहीं है, तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया 9C पे भी लेट फी लगेगा।
जो लोग सर सेपरेटली 25,000 कहते थे, वो भी क्लैरिफाई हो गया कि 200 रुपए पर डे वाली ही लगेगी। 25 मतलब वो 125 का पेनल्टी। नहीं, कुछ लोगों का व्यू ये था कि 44 में नहीं लगेगी 9C पे पेनल्टी। हाँ तो सेपरेट नहीं वो सेपरेट 44 में तो लेट फी है ना, पेनल्टी तो 125 में ये लेट फी का क्लैरिफिकेशन है। नहीं सर, इसमें ऐसा था कि ये 9C में क्योंकि इसको रिटर्न नहीं मानते थे तो 125 में लगाते थे, 125 में लगाते थे, करेक्ट। वो इश्यू आता था। हाँ तो अभी इन्होंने बोल दिया इट इज अ पार्ट ऑफ रिटर्न, तो अभी वही 47 वाली लगेगी। हाँ लेट फीस। जी, खाली वही लगेगी, 125 नहीं लगेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है एक गुनाह के लिए दो बार आप पिनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे पास चॉइस है लेट फी और 125, तो मैं क्या करूंगा? सर नॉर्मली अब इसमें तो लेट फी लगेगी, चॉइस तो खत्म हो गया। नहीं, चॉइस ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। अगर लेट फीस से अगर काम होता है तो व्हाई यू गो फॉर पेनल्टी? पेनल्टी शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर द ऑफिसर्स। जी, लेकिन सर उसको रिटर्न नहीं माना था ना कि इट इज नॉट अ रिटर्न, इट इज अ आज के डेट में अगर ऑफिसर के पास चॉइस है कि लेट मेरे हिसाब से तो 125 नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते, ओके। नहीं लगाते जी। एनीवन एल्स इस पे कुछ कहना आता तो आप देख लीजिएगा अपने क्लाइंट का, जहां जहां 9C बचा हुआ फाइल करके खत्म की। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि 9 पे अगर लेट फीस का अभी भी आपकी देनदारी बनती है तो होल्ड कीजिए, कुछ ना कुछ एमनेस्टी स्कीम शायद फिर आ जाए, वी डोंट नो। इंसर्शन ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। अब ये क्या कमाल करना चाह रहे हैं, ये हर एक गुड्स पे कोई बारकोड लगाएंगे और जहां जहां गुड्स मूव करेगा वहां तो ट्रक को तो मूवमेंट देख ही रहे थे, अब गुड्स का भी मूवमेंट देख। To insert an enabling provision CGST Act through 148A so as to empower the government to enforce the track and trace mechanism for specified evasion-prone commodities. The system shall be based on unique identification marking which shall be affixed on the said goods or the packages thereof. This will provide a legal framework for developing such a system and will help in implementation of mechanism for tracing specified commodities throughout the supply chain. ये कस्टम्स एक्ट में भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? किसी को याद है कि गुड्स के ऊपर कोई बार कोड लगा दे और जहां जहां गुड्स जाएगा, उस गुड्स को ए ने बी को बेचा तो पता होगा डिपार्टमेंट को बी के पास है, फिर बी को सी को बेचा तो पता होगा सी के पास है, सी को डी को बेचा तो पता होगा डी के पास है, फिर डी के बाद कंज्यूमर ने खरीदा, किस कंज्यूमर ने खरीदा वो भी पता होगा। ये कस्टम्स एक्ट में भी है क्या, या किसी कंट्री में ये चल रहा है, किसी और कंट्री में? सर इंडिया में तो नहीं है। कस्टम्स में भी नहीं है क्या? नहीं, कस्टम में नहीं है सर। ये एक्चुअली जो हायर साइड ड्यूटीज हैं सर, मेरे को लग रहा है गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट, उसके लिए ये करेंगे, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत ज्यादा इविजन। ये फिर क्या नाम, ठीक बात बोल रहे हैं। आयरन एंड आयरन प्रोडक्ट्स, उस पे भी क्या टेक्नोलॉजी? In any modern manufacturing company, there is an overwhelming need to be efficient. This involves controlling a process. A manufacturing track and trace system allows businesses to follow the life cycle of individual products or components throughout the supply chain. This track and trace technology uses identifiers such as barcodes or RFID tags in tandem with data collection management software to capture, store and analyze the movement and status of items. What is being tracked? It could be anything that your company makes and sells, from simple spatulas to complicated semiconductor parts. Track and trace systems are essential tools that help manufacturers identify bottlenecks, control inventory, adhere to regulations, and potentially avoid costly recalls. Giving a clear visibility of goods from production to end consumer is an integral part of robust supply chain management. Identification, data capture, and data scanners or readers are used to capture the identifier information at various stages in manufacturing process. Improved efficiency, regulatory compliance. Certain industries such as pharmaceutical and food and beverage are subject to regulatory requirements. Track and trace technology can help manufacturers adhere to these regulations by providing a clear record of product lineage and ensuring product authenticity. Especially helpful. चलिए किस प्रोडक्ट पे आएगा देख। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग करेक्ट डिटेल्स ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए, एक बात हमने बोली थी कि मैं अगर झारखंड का हूं और मैं महाराष्ट्र में जाके खर्चा करता हूं तो उसके इनवॉइस में झारखंड लिखा होना जरूरी है ताकि झारखंड को वो पैसा मिले। अब इन लोगों ने क्या कह रहे हैं, टू क्लैरिफाई दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सच एज सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, OIDR सर्विसेज एक्सेट्रा टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, the supplier is required to mandatorily record the name of the state of the unregistered on the tax invoice, and such name of the state of recipient shall be deemed to be the address on the record of the recipient for the purpose of 12(2)(b and Rule 47। तो किसके लिए किया है ये? ऑनलाइन सर्विसेज के लिए ये मैंडेट।
और आने वाले सब जगह मैंडेटरी कर देंगे। अभी तो 50,000 का लिमिट है, देखिए वो लिमिट का क्या ये आ गया कमाल। सफारी रिट्रीट्स, रेट्रोस्पेक्टिव ड्राफ्टिंग एरर, प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000। तो ऐसा लग भी रहा था, हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि यही होना ही है, नहीं तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सफारी रिट्रीट का अगर वाकई में इम्प्लीमेंट। फिर ये प्री डिपॉजिट का आया है अमेंडमेंट इन सेक्शन 107 एंड 112। 107 यानी कि कमिश्नर अपील्स फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, 112 मतलब appellate tribunal to provide for payment of pre-deposit for filing an appeal in respect of an order passed which involves only penalty amount। अगर only penalty amount था तो 25% की जगह वो 10% का, और ये तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो पेनल्टी था ये तो सिर्फ 129 सबसेक्शन 3 की पेनल्टी थी, पढ़ लें एक बार। ये सब पेनल्टी में कर देंगे तो दिक्कत है। ये देखिए 129 मतलब 125 की पेनल्टी लगा रहा है, 73 74 में पेनल्टी लगा रहा है, तो उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 129 सबसेक्शन 3 जहां पर 25% है उसको 10%। और एक बात बताइए, ये कैसे, ये प्रोविजन तो मैंने तो एक भी केस नहीं देखे, गाड़ी वो छोड़ता ही नहीं है जब तक वो 100% 200% पेनल्टी रखवा नहीं लेता है। फिर इस प्रोविजन का मतलब क्या बना? बॉन्ड वो लेना नहीं चाहते हैं। कोई केसेस हैं आप लोग के पास, कोई आइडिया बताएंगे? हेलो, ISD का कुछ किया है, इंटर स्टेट RCM ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया। अच्छा, वहां पर सिर्फ 9394 था, 5354 भी। ये क्या है? टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय टैक्स ऑफिस टू पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अदरवाइज। अब ड्राइवर लोग का तो वो 87 एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? टू इंसर्ट रूल 16A to provide for a separate provision for generation of temporary identification number for person who are not liable to। तो अभी जब ऑफिसर रजिस्ट्रेशन टेम्पोररी नंबर जनरेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? ये क्या, ये वाला एप्लीकेशन में मतलब टैक्स पेयर को अप्लाई करना पड़ेगा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि वो टैक्स का पेमेंट कर सके? क्या है ये प्रोविजन? कोई आइडिया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, NRTP है, गाड़ी पकड़ा जाती है तो ऑफिसर तो जनरेट कर ही देता है। Rule 87(4) any payment separate provision for generation of temporary identification number for persons who are not liable to be registered under CGST Act but are required to make। कौन सा ऐसे पर्सन है who are not liable to be registered लेकिन फिर भी उसको टैक्स का पेमेंट करना है? आप समझ रहे ये प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है? I am not required to be registered, नहीं, who are not liable to be registered but I am a taxable person। I am a taxable person but not required to be registered। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जिसका सेक्शन 22 या 24 में के कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन इज आल्सो अ टैक्सेबल पर्सन। एनी आइडिया? और ये टैक्स पेयर अप्लाई कर रहा है फॉर्म के। चलिए आएगा कल। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आज ऑप्शनल है, अभी अमेंडमेंट करेंगे। अभी जो बजट आएगा, जितने भी सेक्शन देख रहे हैं इसमें, वो सब बजट में अमेंडमेंट होने वाले हैं। फाइनेंस बिल में आएगा सेक्शन 38, रूल 60, तो जहां पर IMS के बेसिस पे ही 2B जनरेट होगा। तो जब इसका मतलब ये जो बजट आएगा ये फरवरी में आया, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर में अक्टूबर में जाके ये IMS के थ्रू IMS मैंडेटरी हो जाएगा एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। ये क्या लिख रहे हैं? टू अमेंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC एज इज एट्रीब्यूटेबल टू ए क्रेडिट नोट बाय द रिसिपिएंट टू एनेबल द रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। अभी हम लोग 3B में नेट बेसिस पे क्रेडिट लेते हैं। इसके आने के बाद मुझे लगता है कि ये कहने लगेंगे कि पहले लीजिए उसके बाद माइनस कीजिए क्रेडिट नोट। 3B में ये चेंज लेके आएंगे। इसको पढ़ के तो यही लग रहा है, बाकी पता नहीं तो कैसे पता लगेगा कि क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्सल हुआ है या नहीं? ऐसे तो सर लैंग्वेज से ये लग रहा है कि रेसिपिएंट पहले रिवर्स करेगा तब हमारी लायबिलिटी कम होगी सप्लायर की। ओके, फिर तो ये बड़ी दिक्कत होगी ये। अच्छा, ये अगर ये सेक्शन में है तो मैं ये समझूं कि IMS तब तक मैंडेटरी हो जाएगा। क्रेडिट नोट रिसिपिएंट जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही वो आउटपुट टैक्स में माइनस कर पाएगा। और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे लगता है 2B में जो जनरेशन होता है नेट ऑफ, वो सब चेंज करेंगे, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। ऑफिसर नोटिस इशू कर देता है, कहता है कि आपने क्रेडिट नोट का रिवर्सल नहीं किया, हमने नोटिस झेला हुआ है। बोला हमने तो नेट ऑफ लिया है, तो उसको दिखलाना पड़ता है, नेट ऑफ का लिखा हुआ है एडवाइजरी में GST पोर्टल में। तो ये एक बिग चेंज है जो होने वाला है।
insert a new rule 67B to prescribe the manner in which the output tax liability of supplier shall be adjusted against credit note. महेश जी लग रहा है आप ठीक कह रहे हैं, ये तो पूरा रूल लेके आएंगे कि कैसे मैनेज करना है, इसमें फ्रॉड ज्यादा हो रहा होगा। और जब तक 2B जनरेट नहीं होगा आप 3B फाइल नहीं करेंगे, और 2B जनरेट होगा जब तक IMS में आप एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग नहीं करेंगे, तो सब रिलेट कर दिया एक दूसरे। कंप्लीट। कहिए एनी अदर व्यूज या कुछ कहना है किसी को? सर अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट केस में हम लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है अदर स्टेट में। हाँ। अगर मान ले इस क्लाउज के कारण कि गुड्स कहीं भी रिसीव हो सकते हैं तो उसको अब छूट मिल सकती है रजिस्ट्रेशन का। मेरा तो यही मानना था कि वर्स कॉन्ट्रैक्ट, मान ले मेरा काम चलेगा बंगाल में, तो कोर्ट का जजमेंट भी आया कि आपको बंगाल में भी जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने उस कोर्ट के जजमेंट को पूरा पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि वर्स कॉन्ट्रैक्टर कहीं भी जाके काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉय नहीं है या कुछ और नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की, मतलब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर स्टिल आई हैव टू रीड दैट जज। लेकिन इसके कारण वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है ये वाला क्लॉज, सेक्शन 16 वाला क्लॉज। ओके एनी अदर? सर इसमें जो सेक्शन 2B वाला था उसमें लिखा हुआ है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा या ओनली फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? ओनली फॉर वर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप क्या उसको बोलते हैं कि FOB CIF ट्रांजेक्शन टाइप का बोलते हैं उसको, कि मैं गुड्स में खुद ही रिसीव कर लूंगा, मतलब एक्स फैक्ट्री सेल जिसको बोलते हैं वो है एक्स वर्स कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज किसी और का कुछ और ओपिनियन हो तो प्लीज बता दीजिएगा, या कुछ और पूछना तो भूल। और कोई सवाल? कंक्लूड करें फिर? चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।